वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे फ़लस्तीनी भाइयों की। फ़लस्तीन लहू लहू है और वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी मुसलमानों का बेदर्दी से उन्हें शहीद किया जा रहा है। वहाँ पे मासूम बच्चों की आओ बका आप सभी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे तो आ ही रहा है, लेकिन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। और अब तो सूरत हाल ये हो गई, वहाँ जुल्म और बर्बरियत इस हद तक बढ़ चुका है कि ना सिर्फ मुस्लिम मीडिया बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी चीख रहा है, वहाँ पे वो भी बता रहा है, लेकिन लगता ये कि किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है। और हम आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? फ़लस्तीनियों के लिए बहुत सारी तंजीमें माशाल्लाह से एक्टिवेट हो चुकी हैं और यहाँ से इमदादी सामान, ग़िज़ाई ज़रूरियात की चीज़ें और बहुत सारा काम हो रहा है। उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन सेव गज़ा कैंपेन के नाम से वजूद में आई है और वो क्या कर रही है उस पर भी हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सेव गज़ा कैंपेन क्या करना चाहती है। इसकी बानी मोहतरमा डॉक्टर हुमैरा तैयबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हुमैरा साहबा। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब शामिर हुसैन जो कि फ़ाउंडर हैं फ्रेंड्स ऑफ गज़ा के। बहुत शुक्रिया आपका शामिर। डॉक्टर हुमैरा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, पहले तो ये बताइए कि आप ये कब आपने फॉर्म किया फोरम और आपका अपना इंट्रोडक्शन क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने अपने चैनल से हमें बात करने का मौका दिया। इस कैंपेन को हमने 13 नवंबर से लॉन्च किया और ये ए पॉलिटिकल है। ये एक कोई मुस्तकिल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक इमरजेंसी कॉल आप इसे कह सकते हैं। ये एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है जो गज़ा के जो इस वक्त जो 7 अक्टूबर से शुरू किया गया, जैसे वॉर नहीं कहा जा सकता, जंग नहीं कहा जा सकता, बल्कि खुला एक तरफा कत्ले आम है, नस्ल कुशी है बदतरीन। तो उसके हवाले से हमने अपनी ये कैंपेन लॉन्च की और इसका मेन फोकस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड्स पर हमने रखा, क्योंकि हमारा ये समझना था कि असल में जो इस सोल्यूशन है वो ज़ाहिर इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं है। मैं बहुत महदूद पैमाने पे बाइकआउट कर सकती हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ, लेकिन जो स्टेट्स का, जो गवर्नमेंट्स का रोल है वो आवाम के उसका जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपनी गवर्नमेंट्स को पुश करें, उनसे वो डिमांड्स करें। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक कायदाना किरदार रखता है, जिससे उम्मीदें वाबस्ता हैं उम्मत की, और ख़ुसूसन अहले गज़ा भी बार बार उनकी क़यादत बार बार पाकिस्तान से अपील कर रही है। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पेसिफ़िक डिमांड्स के साथ एक ऐसी कैंपेन लॉन्च करें जिसमें तमाम पाकिस्तानी, तमाम सिविल सोसाइटी, हर तरह की तफरीक़ात से बालातर होकर एक उनको मुश्तरक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। राइट, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आप डिमांड्स के लिए से आपने मुजाहरे भी किए हैं गालबन कई शहरों में, और कहाँ कहाँ आपने एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं? जी, हमने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से, और चूंकि हमारी कैंपेन की नेचर ऐसी है कि गवर्नमेंट से डिमांड्स पर मेनली फोकस है तो इसलिए हमारा जो मेन एक्टिविटी थी शुरू से ही वो ये थी कि एवरी सैटरडे यानी वीकली प्रोटेस्ट प्रेस क्लब्स के ऊपर, और हमने पुरअमन प्रोटेस्ट किया। हमारी कैंपेन साथ ही सोशल मीडिया पे भी हमने उसको लॉन्च कर दिया। तो जिस तरह से कैंपेन आगे बढ़ती गई और जिन शहरों में उसका आगाज़ होता रहा, तो हमारी मेन एक्टिविटी हर शहर में वीकली प्रोटेस्ट ही रही प्रेस क्लब पर। उसके साथ सोशल मीडिया कैंपेन्स भी हैं, ट्विटर ट्रेंड्स भी हैं, बाइकआउट कैंपेन्स भी हैं, लेकिन असल जो हमारी एक्टिविटी है वो यही है कि हमें स्ट्रेंथ जमा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है, और हमें अपने प्रोटेस्ट को जो है वो उसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ करना है, ताकि हमारी डिमांड्स के अंदर एक जोर और कुव्वत पैदा हो सके। अच्छा, राइट। आप सेव गज़ा कैंपेन के फाउंडर हैं, तो डॉक्टर हुमैरा तैयबा खुद कौन है? जी, मैं मेरी तालीम का अगर आप पूछें तो जी, आपका इंट्रोडक्शन हो जाए ना थोड़ा लोग, ताकि आपसे जाने कि आप कौन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ और LLB शरिया एंड लॉ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से किया है। इसके अलावा मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये कि मैंने बच्चों को होम स्कूल किया है, उनकी मैंने स्कूलिंग घर में ही की है बेसिक, और उसके अलावा मेरा दावा यानी इस्लामी कुरान की दावत का, कुरान क्लासेस का, ये मेरा ज़्यादातर अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इसी तरह का था। लेकिन सेव गज़ा के साथ जो मैंने जो काम शुरू किया उसकी नौयत थोड़ी सी, एक कहना चाहिए कि जो एक्टिविज़म है वो एक डिफरेंट टाइप का मेरा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में, जो कि इससे पहले का एक दावती और वो वाला मेरा इससे पहले मैदान रहा है। और इस्लामाबाद भेजते हैं आप? जी, इस्लामाबाद। कराची में मेरी स्कूलिंग वगैरह यहाँ हुई है, लेकिन उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के बाद से मैं इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, राइट। फ़लस्तीन का जो मसला है और इसराइली जो जारहियत है वो तो पिछले कुछ अरसे से जारी है, लेकिन इस मौके पर कैसे ये इसकी शुरुआत कैसे हुई?
कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिस पे आपने डिसाइड किया कि कैंपेन आपको इस तरह से लॉन्च करनी चाहिए? जी, टर्निंग पॉइंट ये था कि जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि इससे पहले भी गज़ा पर अटैक्स होते रहे, फ़लस्तीन का मसला तो नया नहीं है, लेकिन इस बार जो उसकी शिद्दत थी वो कहीं ज़्यादा थी पहले से। तो ये चीज़ ऐसी ही मुझे लगी कि इसके ऊपर हम आखिरत में नहीं, हम जवाबदेही हमारी कैसे होगी अगर हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसी, यानी कोई तो आपकी रेड लाइन होती है कि जिसके बाद आपको लगता है कि नहीं, इसके बाद आपको लाजमन खड़े होना है। तो यही वो असल में मेरा ख्याल है कि टर्निंग पॉइंट था कि जब मुझे लगा कि पाकिस्तान में अगरचे कुछ दीनी जमातें ही ज़ाहिर है हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाती हैं, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो बिल्कुल कभी तौफीक नहीं हुई, लेकिन जो दीनी जमातों ने भी आवाज़ उठाई तो मेरा ये एहसास था कि उसमें जो एक तसलसल होना चाहिए था, उसकी वजूहत थी इलेक्शंस थे या और भी उनकी मसरूफियात, लेकिन मेरा वो तसलसल के साथ जितनी शदीद ये इसराइल की जारहियत थी उसके मुकाबले में वो तसलसल हमें नज़र नहीं आ रहा था। और दूसरी बात ये थी कि उसमें वो वाज़े अहदाफ नहीं थे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप सिर्फ इजहार यकजहती कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, या आप वाकई कुछ वाज़े डिमांड्स लेकर सोसाइटी को मूव कर रहे हैं किसी हदफ की तरफ। तो ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि अच्छा, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं ज़ाती कैपेसिटी में मैं कुछ भी नहीं कर सकती बड़ा, लेकिन बहरहाल जब मुझे समझ आ गया कि हाँ ये दुरुस्त काम है और करने का काम ये है और स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, तो फिर आपको ये नहीं देखना कि आप अकेले हैं या आपके साथ बहुत बड़ा क्राउड है। राइट। शामिर हुसैन, आप बताइए कि फ्रेंड्स ऑफ गज़ा कब आपने फॉर्म की और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? अच्छा, फ्रेंड्स ऑफ गज़ा जब हमने फॉर्म की 23 दिसंबर की डेट थी। कुछ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हम लोग मिले थे और हमारा जो मोटिव था वो ये था कि हमने अवेयरनेस सेशंस और इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उस वक्त ये सवाल था कि बाइकआउट से क्या होगा। तो हमारा फॉर्म करने का यही मकसद था कि हम उनको इस बारे में बताएं कि बाइकआउट से क्या क्या हो सकता है। जस्ट लाइक जो अब अगर हम देख रहे हैं कि हमारे लोकल ब्रांड्स एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और वो एक तरह से ग्रो हो रहे हैं, हमारी जितनी भी टैक्स वो थी वो पाकिस्तान आ रही है, तो ये हमारा मकसद था। फिर इसको हम बढ़ाते गए, बढ़ाने के अंदर हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमाओं थे उनसे मुलाकात की, उनसे हमने गुजारिश की कि हमारी इस कैंपेन में हमारा साथ दें। अच्छा, अगर देखें फ्रेंड्स ऑफ गज़ा सिर्फ हम नहीं है, फ्रेंड्स ऑफ गज़ा हर वो बंदा है जो इस वक्त गज़ा के लिए काम कर रहा है। चाहे आप गज़ा के लिए बात कर रहे हैं, मैम गज़ा के लिए बात कर रही हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त हर बंदा गज़ा का दोस्त है, क्योंकि जिस तरह मैम ने बात की कि हमारी सियासी जमातों से हम कोई तवक्का नहीं रख सकते, तो इस बेस पे हम कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि जब हमने बनाई थी, जब इसका वजूद हुआ था तो उस वक्त सिर्फ 5 लोग थे, और इस वक्त अगर हमारे वॉलंटियर्स देखे जाएँ तो हमारे वॉलंटियर्स 56 की तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद हैं। राइट। और आपका अपना इंट्रोडक्शन क्या है, आप क्या करते हैं? मैं एक इस्लामिक स्पीकर हूँ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ख़ुद हाफिज़ कुरान हूँ। इस वक्त मैं इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर बैचलर्स कर रहा हूँ। राइट। और इसमें आपको लोग ज्वाइन करना चाहें तो कैसे करें? हमारा नंबर है एक, और हमारा फेसबुक पेज है बास्केट ऑफ हैप्पीनेस के नाम से। तो बास्केट ऑफ हैप्पीनेस के अम्ब्रेला के अंडर हमने ये कैंपेन स्टार्ट की थी। तो अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहे तो वो बास्केट ऑफ हैप्पीनेस पे आके DM करे, हमारी टीम उनसे ज्वाइन हो जाएगी। डॉक्टर तैयबा, सेव गज़ा कैंपेन के हवाले से बात करना चाहूँगा। ज़ाहिर है कि वहाँ जो सूरत हाल है और जो मीडिया में रिपोर्ट होता है, हम भी जब उसको देखते हैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता किसी भी ऐसे जी शऊर इंसान से जिसके दिल में थोड़ा सा भी अगर इंसानियत है। मुसलमान की तो बात छोड़ दें, इंसानियत का मसला है। तो वो ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि हम जब ऐसी कोई चीज़ देख लें तो कई रातें हमें सुकून नहीं होता। और ज़ाहिर हर घर में बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो गज़ा में देखने में आया कि बच्चों को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया वहाँ पर चीज़ें। तो वहाँ की सूरत हाल अब क्या है, आप वहाँ राब्ते में हैं किससे? जी, यानी जो कैजुअल्टीज़ हैं, शहादतें हैं या ज़ख्मी, उन तमाम में मुतासरीन में कम अज़ कम 72% बच्चे और ख़वातीन हैं, इसलिए कि गज़ा की आबादी का 50% तकरीबन बच्चे हैं। तो जाहिर है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे राब्ते भी हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि असल जो हमें करने का काम है वो यही है कि हम अपने आप को बेबस महसूस ना करें। जैसा कि डॉक्टर खालिद कुदूमी जो हमास के स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे भी जब भी मुलाकात का मौका मिला तो उन्होंने यही बात की कि आप ये बात कहना, तो ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कौम ये कहना छोड़ दे आपके ऊपर डिक्टेटरशिप्स बहरहाल नहीं है जैसे कि अरब दुनिया में हम देख रहे हैं। तो आप अपने आप को बेबस समझना जब छोड़ देंगे तो उसके बाद और आप हमारे लिए कितनी बड़ी ताकत है इसका आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। तो यही असल करने का काम है कि हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को जमा करके और हम निकलें, आवाज़ उठाएं
तो ये असल में जो चीज़ है। इसके अलावा जहाँ तक राब्तों की बात है तो उसके लिए हमने तमाम, चूँकि सेव गज़ा एक कोलिशन के तौर पे काम कर रही है, तकरीबन 30 से 35 मुख्तलिफ तंजीमें हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की तंजीमें भी हैं, फार्मासिस्ट की भी हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स हैं। तो इसके लिए हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जॉइंट एफर्ट भी की कि वहाँ से मरीज़ों को इवैक्यूएट कराया जाए गवर्नमेंट से डिमांड के लिए, इसलिए कि सारे लोग ऑन बोर्ड हैं, प्राइवेट सेक्टर पूरा उसमें अलखिदमत का हेल्थ केयर का जो उनका विंग है, इसी तरह से पीमा है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, ये सब फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, ये सब हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर हैं। और उनकी ये डिमांड है कि गवर्नमेंट से फैसिलिटेट करे वहाँ से इवैक्यूएट कराने के लिए, निकालने के लिए मरीज़ों को, और हम उनके इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलियात अपने ज़ाती वापस आता हूँ, इसमें मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर हुमैरा तैयबा हमारे साथ हैं और शहमी हमारे साथ हैं। डॉक्टर हुमैरा साहब, ये बताइएगा कि लोग जो समझते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कि जी हम क्या करें, तो बायकॉट कैंपेन जो चली उसका कितना इम्पैक्ट आप देखती हैं और लोगों से, और क्या आप उनको अवेयरनेस के लिए क्या बताना चाहेंगी कि वो कैसे किस तरह से बायकॉट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या है? एक्चुअली लोग समझते हैं कि जी बायकॉट से क्या फ़ायदा होगा, या बहुत सारे लोग ये मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, ये लेबल करने की कोशिश करते हैं कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये कंपनी तो पाकिस्तान में काम कर रही है, तो आप अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें क्या आप कहेंगे? मतलब इसमें समझने की बात यह है कि लाइफ लाइन ये होती है, एक जो आपकी मुआशी मुकातिया जो बाइकआउट है। अगर आप किसी के पैसे, आप खुद सोचें कि अगर घर में आपके पैसे आने बंद हो जाएं तो आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, आपको ज़िंदगी और मौत का जो है वो मसला हो जाएगा। तो यही असल चीज़ है कि अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपने पैसों से वो असलहा और वो सारा उनको जो फराहम करना हम छोड़ दें। जैसे हमारे मासूम बच्चों के वो कत्लेआम जो है वो उनकी नस्ल कुशी हो रही है, तो इसकी लॉजिक समझ में ना आना खुद एक सवाल है कि आखिर इसको सिवाय बेहिसी के मेरा ख्याल है और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जहाँ तक ये वाले सारे एतराज़ात होते हैं कि बेरोज़गार होंगे लोग, तो दरअसल ये है कि जब आप एक का बाइकआउट करेंगे तो लोकल कंपनीज़ खुद ब खुद ग्रो करेंगी, और जब वो लोकल कंपनीज़ ग्रो करते हैं तो उनके अंदर खुद ब खुद मज़ीद जो जॉब्स हैं और वो निकलती हैं। तो इस तरह से वो शिफ्ट हो जाता है पूरा, यानी उन ब्रांड से लोकल कंपनीज़ की तरफ सारी चीज़ है वो शिफ्ट होती है। तो ये बिल्कुल भी कहना चाहिए कि इनमें कोई हकीकत नहीं है इन एतराज़ात में। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं या टेस्ट की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम किसकी कीमत पे कर रहे हैं, यानी इंसानी जानों की, अपने बच्चों के खून की कीमत पर हम अपनी थोड़ी सी चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। और इसका तो वाज़ेह सबूत है कि अभी $7 बिलियन का मैकडोनल्ड को नुकसान हुआ, और फिर उनको इतने मजबूर हो गए कि इतनी सारी उनकी जो आउटलेट्स थे वो बंद हुए कि उनको इसराइल के अंदर तमाम जो उनकी फ्रेंचाइज थी उनको बाय बैक करना पड़ा है। तो ये तो नज़र आ रहा है कि वो एक बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। अगर पूरी ही इस पे आ जाए बायकॉट पे, तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जब आप उनकी लाइफ लाइन को काट देंगे तो वो किस तरह से वो असलहा और कहाँ से वो अपनी जंग को जारी रखने के लिए उनके पास वसाइल कहाँ से आएंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? जी, सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद को तो मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल मुजाहिरीन और प्रोटेस्टर्स की जीत है। यानी आप देखें कि इससे जो लोग कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट करने से, आवाज़ उठाने से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा 3 दफ़ा वीटो करने के बाद चौथी मरतबा अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो नहीं किया बल्कि एब्सटेन किया। और अमेरिका ने क्यों एब्सटेन किया? इसलिए कि उसके पीछे उसकी आवाम की बहुत बड़ी का प्रेशर था जिसका सामना ना कर सकने की वजह से उसने एब्सटेन किया। तो मैं समझती हूँ कि दुनिया भर के प्रोटेस्टर्स की, मुजाहिरीन की ये बहुत बड़ी जीत है। और दूसरा इसका में पहलू ये है कि फिर जिम्मेदारी आ जाती है फिर हुकूमतों के ऊपर। जब भी UN में किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कोई रेजोल्यूशन पास होती है तो उससे वो बराह रास्त वो स्टेट्स को इस बात का जिम्मेदार करार देते हैं कि अब इस पर अमल दरामद कराने के लिए आपको प्रेशर बनाना है आलमी सतह पर। तो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है जो मेंबर स्टेट्स हैं। तो वैसे आप देखें कि हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका के और दूर दराज के कौन से ऐसे मतलब मुल्क जो नॉर्मली ज़्यादातर सामने भी नहीं आ रहे होते, लेकिन फ़लस्तीन के मसले पे उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया, तो उसके मुकाबले में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं? जनूबी अफ्रीका की तो हम जितनी तारीफ़ करें वो कम है। यानी वो अकेला इस वक्त जनूबी अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गज़ा का मुकदमा लड़ रहा है। हम खुद साउथ अफ्रीका के हाई कमीशन गए, और मैं समझती हूँ कि इस कैंपेन में जो भी हमने एक्टिविटीज़ की, जो मुलाकातें, हमें सबसे ज़्यादा जो खुशी
जो हमें मिली वो साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर से मिलकर, इसलिए कि वो ज़िंदा और आज़ाद लोग हैं। हमने उनसे पूछा कि आपको सैंक्शंस का डर नहीं है, आप जो गज़ा के लिए खड़े हो गए हैं सारी मुखालफतें ले के बावजूद, तो आपको सैंक्शंस का डर नहीं है? तो उनका जवाब यही था कि हमें किसी इंसानी जान से ज़्यादा, इंसानियत के कत्ल से ज़्यादा हमें और किसी बात की परवाह नहीं है। तो ये असल चीज़ है कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली इतना पीछे जा चुका है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इंटरनेशनल प्रेशर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो असल बात यह है कि आपकी रेड लाइन क्या है? क्या 30,000 40,000 शुहदा भी आपकी रेड लाइन नहीं है? मस्जिद अक्सा भी आपकी रेड लाइन नहीं है? तो आखिर कब आप प्रेशर लेंगे, कब आप उठेंगे? शमीर, आप क्या अपनी फाइनल बात क्या कहना चाहेंगे लास्ट? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर बंदे के बस में है। वैसे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत और कर भी रहे, पब्लिकली बात कर, हाँ, पब्लिक को भी ये समझाने की अब जरूरत है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे जी। तो हम कम से कम सबसे निचले दर्जे पे आके हम फ़लस्तीन के लिए बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बाइकआउट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि बहुत सारे नुकसानात हुए हैं बाइकआउट के। उसके साथ इस वक्त हम लोग फंड रेजिंग कर सकते हैं। देखें, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था ना, तो एक चिड़िया ने अपनी चोंच से चंद कतरे गिराए थे, तो सारे परिंदे हंस रहे थे उस पर। उसने बोला था कम से कम बरोज़े क़यामत मेरा नाम उस लिस्ट में होगा जिसमें ये होगा कि आग बुझाने वाला कौन था। तो कम से कम हम 10 रुपये दें, हम 100 रुपये दें, हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, मुस्लिम मेडिकल मिशन हो गई, अल खिदमत हो गई, हम उनके ज़रिए वहाँ तक अपनी इमदाद पहुँचा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो कर सकते हैं हम वो करें। राइट, आपको आखिरी बात करना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी कैंपेन को ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, जितनी भी सिटीज़ में शुरू हो रहा है ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस पहले से नहीं है और वो इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो हमारी कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए मैं सबसे अपील करूँगी, और उसका जो तरीका है बेसिकली हम व्हाट्सएप कम्युनिटी के ज़रिए से वो आपके साथ लिंक्स इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि आप कैसे उसको ज्वाइन करेंगे। वहीं से फिर हम एक्टिविस्ट लेते हैं, अपने ग्राउंड एक्टिविस्ट भी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी। राइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमैर साहिबा और शमीर, आपको बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, वही वाली बात है कि जैसे हमारे मेहमानों ने की कि आप ये क्यों समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, और आप ये क्यों समझते हैं कि आपके कुछ करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है, बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। और जैसे शमीर ने कहा, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप बाइकआउट तो कर सकते हैं। आप अभी ईद की तैयारियों में हैं, अपने बच्चों के लिए आप नए नए सूट ख़रीद रहे होंगे और बहुत कुछ कर रहे होंगे, और कैसे करेंगे, किस दिल से कर रहे होंगे? क्या गज़ा के बच्चों को देखकर भी आप ये सोचते हैं कि आप ईद मनाएंगे या आप ईद मना सकते हैं? बहुत मुश्किल बात है ये। तो इस बात को ज़रूर देखना चाहिए, और अपने अपनी सतह पे, और सोशल मीडिया पे तो आप कर ही सकते हैं ना, जो बात हो रही है, जो चीज़ हो रही है, आप उसको आगे शेयर तो कर सकते हैं, उसको तो फैला सकते हैं। मतलब कम से कम इस, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर पता नहीं फिर किस तरह से होगा, आप मुसलमान और इंसान भी कहलाने के काबिल होंगे या नहीं होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।